हम पढ़ने वाले हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को कब से कब तक पढ़ेंगे? 1210 से लेकर 1236 तक। कई बार 1211 से 36 लिखा होता है, डेट मैटर नहीं करती, 10 से 36 ही है ये। तो देखिए इल्तुतमिश, अब जो ये इल्तुतमिश है, अभी अभी आप मेरे से ये सुन के आए हो सर जो इल्तुतमिश है, ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, और इसे बदायूं का राज्यपाल बनाया गया था। इसे बदायूं का राज्यपाल बनाया गया था। तो अब गौर से देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे दिल्ली सल्तनत का, आपसे कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का या फिर गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है। अब आप ये कहोगे सर वास्तविक संस्थापक और फिर संस्थापक में अंतर क्या रह गया? तो देखिए एक शब्द है फाउंडर और एक शब्द है रियल फाउंडर, यानी एक है संस्थापक और एक है वास्तविक संस्थापक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो गौर से सुन लीजिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए एक होता है नाम मात्र स्थापना, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, गुलाम वंश की स्थापना कर दी नाम मात्र, तो वो क्या हुआ? संस्थापक, फाउंडर। अब इल्तुतमिश को रियल फाउंडर क्यों कहा? उसने तो नाम स्थापना कर दी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे रियल तरीके से इसकी ग्रोथ की थी साम्राज्य की, इस साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया था, इस साम्राज्य के लिए इंपॉर्टेंट काम किए थे सारे के सारे, इसीलिए इल्तुतमिश को इसका रियल फाउंडर माना जाता है, इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये भी हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। अब आप ये कहोगे सर इसको वास्तविक संस्थापक कहा है, यानी इसने ग्रोथ किए, कुछ इंपॉर्टेंट काम किए हैं। ऐसे इसने क्या इंपॉर्टेंट काम किए हैं जो हमने इसी को वास्तविक संस्थापक कहा है? तो वो भी देख लीजिए बोर्ड पे। तो देखिए इसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए थे, मैं एक एक करके सारे के सारे बता देता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसने क्या किया था। अपना पहला काम, इसने अपनी जो राजधानी थी वो सबसे पहले अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर गया था। ये अपनी राजधानी सबसे पहले लाहौर से दिल्ली लेकर गया, यानी नाम से ही दिल्ली सल्तनत है, तो इसने राजधानी भी क्या बना ली थी? दिल्ली। इसने दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या किया था? तो हम पढ़ते हैं इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम था वो ये था, इसने 40 तुर्क सरदारों को, एक बार लिख देता हूं फिर अच्छे से समझाऊंगा इसको। इसने 40 तुर्क सरदारों को, इसने 40 तुर्क सरदारों को इकट्ठा करके एक दल बनाया, जिसका नाम इसने क्या रख दिया? दल चालीसा। जिसका नाम ही रख दिया इसने दल चालीसा, या इसी का एक नाम और रख दिया, या इसी को क्या बोला जाता है? तुर्कान ए चहलगानी। इसी को बोला जाता था तुर्कान ए चहलगानी, इसी को बोला जाता था तुर्कान ए चहलगानी। अब समझते हैं ये क्या था। तो देखिए जो ये इल्तुतमिश था, इसने ग्रोथ की साम्राज्य की। अब इसको ये पता है साम्राज्य की ग्रोथ करने के लिए इसे ज़्यादा मात्रा में मंत्रियों की जरूरत पड़ेगी, जो इसको अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर इसको क्या करेंगे? एडवाइस देंगे, सलाह देंगे। तो यहाँ पे इसको मंत्रियों की जरूरत पड़ी। अब आपको पता है वजीर या मंत्री रखने के लिए किसी बिलीवफुल इंसान की जरूरत पड़ेगी, यानी किसी ऐसे इंसान जिस पे भरोसा कर सके। और ये बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, जो ये इल्तुतमिश था ये हम भारतीयों पे विश्वास नहीं करता था, इसलिए इसने क्या किया? ये तुर्की का था, ये खुद भी तुर्क से आया था और ये तुर्की के लोगों पर विश्वास करता था, इसलिए इसने क्या किया? इसने तुर्की गया और तुर्की जाके इसने क्या किया? वहां से 40 लोग लेके आया, यानी 40 व्यक्ति लेके आया, और 40 व्यक्तियों को इसने बड़ी पोस्ट दे दी, जिनको 40 तुर्क सरदार कहा गया, यानी इसने तुर्कान चहलगानी का गठन कर दिया। कई बार एग्जाम आपसे ये पूछता है दल चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया, और ये इसके बड़ी पोस्ट पे थे। यहाँ पे ये बताया जाता है इन दल चालीसा का जो सरदार था, इन 40 लोगों का जो सरदार था, वो इसने एक 17 से 18 साल के एक व्यक्ति को बनाया, जिसका नाम था बलबन। इसने बलबन को इसका हेड बना दिया था, जो कि उसी समय में तुर्क का एक सैनिक हुआ करता था। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर तीसरा काम। तो हम पढ़ते हैं इसने एक इंपॉर्टेंट काम ये भी किया था, इसने 2 सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे, इसने 2 सिक्के चलवाए थे। तो हम पढ़ते हैं वो 2 सिक्के कौन से चलवाए थे। तो हम पढ़ते हैं इसने सबसे पहले तो चांदी का सिक्का चलवाया, चांदी का सिक्का जिसको टंका बोला जाता था, इसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलवाया। और इसने क्या करवाया? एक तांबे का सिक्का भी चलवाया, इसने एक तांबे का सिक्का चलवाया, जिस सिक्के का नाम क्या था?
जीतल, जिस सिक्के का नाम था जीतल। तो हम पढ़ते हैं इसने 2 सिक्के चलवाए, एक चांदी का टंका और एक तांबे का जीतल चलवाया था। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट काम था। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 4 पे, इसका अगला इंपॉर्टेंट काम, इसने इकता व्यवस्था चलवाई थी। इसने इकता सिस्टम, इकता व्यवस्था लिख देता हूं, अच्छे से समझाऊंगा, क्लियर होगा। मुझे पता बुक में इनकी डेफिनेशन नहीं होती। इकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, इसने इकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। अब गौर से देखिए सारे स्टूडेंट, सुनिए, मैंने बोर्ड पे लिखा है इसने इकता व्यवस्था चलवाई थी या इकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। अब ये इकता व्यवस्था क्या होती है, गौर से सुने इसके बारे में। तो देखिए आपने अभी अभी सुना था इसने अपने साम्राज्य की ग्रोथ की थी। अगर ग्रोथ करेगा तो इसे ज्यादा मात्रा में मंत्री और सैनिकों की भी जरूरत पड़ेगी। अब इसने नए नए साम्राज्य की स्थापना की है, इनके पास इतना खजाना या इतना धन नहीं था, राजकोष नहीं था, क्या सभी को ये पर्याप्त मात्रा में सैलरी पे कर पाए। तो इसने क्या किया, इसने भारत की भूमि यानी जहां तक इसका कब्जा होता था तो भारत की भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटवा दिया और उन टुकड़ों को नाम दे दिया गया इकता, यानी भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को इकता कहा जाता था। अब इसने क्या किया, अपने सारे कर्मचारी, सारे सैनिकों को इसने वो सारे भूमि के टुकड़े वितरित कर दिए, दे दिए। अब उनके सैनिकों का काम क्या है या उनके मंत्रियों का, उन भूमि के टुकड़ों में हमारे भारत के जो किसान खेती करेंगे उन किसानों से जबरदस्ती वहां से टैक्स लेना या टैक्स वसूल करना और उस टैक्स को सैलरी के नाम से अपने पास ही रख लेना, राजा को नहीं देना। तो राजा ने क्या किया, एक प्रकार से सैलरी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया इसने, ताकि जो मंत्री हैं वो इकता से जितना भी टैक्स होगा वो लेंगे और अपने पास रख लेंगे। तो ये क्या थी, इकता व्यवस्था। एक देखिए इस प्रणाली को, इस सिस्टम को इकता व्यवस्था बोला गया है। ये इसको पूरी प्रणाली को इक्तेदारी प्रणाली बोल दिया जाता है और जो लेने वाला होता है टैक्स उसको इक्तेदार बोल दिया जाता है। तो इकता हो, इक्तेदारी हो, इक्तेदार बोला जाए, बात एक ही होगी। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं इसका 5वां इंपॉर्टेंट काम। तो हम ये पढ़ते हैं इसने अपने आप को एक उपाधि, इसने अपने आप को नहीं बल्कि इसको मिली थी। तो गौर से देखिए एक बार इसको एक उपाधि मिली थी। तो हम पढ़ते हैं इसको एक उपाधि मिली थी और ये उपाधि क्या थी, सुल्तान की। अब आप ये कहोगे सर ये सुल्तान की उपाधि इसको कैसे मिली थी। तो गौर से देखिए, अपने आप को सुल्तान तो गजनी ने भी कहा, अपने आप को सुल्तान गोरी ने भी कहा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं कहा और इसको सुल्तान की उपाधि मिली थी। देखिए एक लीगल उपाधि होती थी जो उस समय खलीफा देते थे। आपको मैंने जब इस्लाम पढ़ाया था तो वहां पे मैं आप लोगों को ये पढ़ा के गया था क्या इस्लाम धर्म के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था इस्लाम धर्म में उनकी गद्दी पे बैठने वाला जो खलीफा होता है वो खलीफा क्या करता था, एक उपाधि देता था किसी संपन्न राजा को जो सुल्तान की उपाधि थी और ये लीगल उपाधि थी। तो सबसे पहले ये लीगल उपाधि किसको मिली थी, इल्तुतमिश को सबसे पहले ये उपाधि मिली थी। इसलिए हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक या पहला सुल्तान था। तो कई बार आपसे एग्जाम ये पूछ लेता है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, मैंने डीएस लिख दिया है, इसका मतलब है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। तो हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश। तो याद रखेंगे, कई बार आपसे एग्जाम ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसके बाद इसे आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम पढ़ते हैं बात है 1215 की। तो हम इल्तुतमिश को आगे कंटिन्यू करते हैं, बात है 1215 की। तो 1215 में हुआ क्या, 1215 में तराइन का, देखिए आपकी हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। आप ये कहोगे सर हमने तो अभी तक तराइन का पहला और दूसरा युद्ध भी पढ़ा है, पहला दूसरा तो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ था, लेकिन यहाँ पे तराइन का हरियाणा में ये तीसरा युद्ध फिर हुआ। और ये तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी, कल की क्लास को एक बार फिर से याद करने की कोशिश करो, मैंने ये बताया था गोरी के 4 गुलाम थे, एक ऐबक था, एक यलदोज भी था। तो यलदोज को गजनी मिला था, तो गजनी में यलदोज को ये पता चला कि उसका साथी कुतुबुद्दीन ऐबक मारा जा चुका है और लाहौर दिल्ली खाली है, तो काम करता है इल्तुतमिश पे अटैक करके और वो जीत लेगा। तो ये जो युद्ध था तराइन का तीसरा युद्ध, ये एक तरफ तो यलदोज था, ये गजनी से चल के आया था, और दूसरी तरफ इल्तुतमिश था, इसने इल्तुतमिश के ऊपर अटैक किया, लेकिन इस अटैक में यलदोज सफल नहीं हो पाया, यलदोज की हत्या कर दी गई और इल्तुतमिश की जीत हुई और इल्तुतमिश ने तराइन का तीसरा युद्ध जीत लिया। अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए
इसके बाद हम पढ़ते हैं बात है 1221 की। तो हम पढ़ते हैं बात है 1221 की। 1221 में भारत में मंगोलों का प्रथम अटैक हुआ। तो हम पढ़ते हैं भारत में मंगोलों का प्रथम अटैक हुआ, मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ। और ये आक्रमण किसने किया था? तो ये आक्रमण किया था चंगेज खान ने। ये आक्रमण किया था चंगेज खान ने, जिसका एक और नाम था तैमूचीन। इसी को बोला जाता था तैमूचीन, गेंगिस खां या फिर चंगेज खां। तो हम पढ़ते हैं 1221 में मंगोलों का भारत पर पहला अटैक हुआ था। गौर करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये किसका? इल्तुतमिश से। तो आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है भारत में मंगोलों का पहला अटैक कब हुआ? 1221 में। या आपसे पूछा जाता है मंगोलों का पहला अटैक किसने किया? चंगेज खान ने। या फिर आपसे ये पूछा जाता है जब भारत पे पहला मंगोल आक्रमण हुआ उस समय भारत के सुल्तान कौन थे, या फिर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कौन थे? तो आप ये याद रखोगे उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश थे। तो देखिए, जो ये मंगोलों का अटैक था ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी थी। एक बार इसके बारे में भी गौर से सुन लीजिए। तो ये चंगेज खां कौन था? तो आप गौर से सुनिए। देखिए, पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा करूर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो शासक माना जाता है वो माना जाता है चंगेज खां को। पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा करूर दो ही शासक माने गए हैं, एक चंगेज खां और दूसरा माना जाता है किसको? दूसरा माना जाता है समरकंद के शासक तैमूर लंग को माना जाता है। तो गौर से सुनिए, चंगेज खां को करूर क्यों माना जाता था? तो ये बताया जाता है जो ये चंगेज खां है ये मंगोलिया का रहने वाला था। अब मंगोलिया कहाँ पे है? तो आप लोगों को पता है चाइना और रूस के बीच में एक डिजर्ट मरुस्थल है। एक ये मान लीजिए डिजर्ट मरुस्थल है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वहां पे एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया। तो मंगोलिया देश का रहने वाला था कौन? चंगेज खां। अब जो ये चंगेज खां था ये एक कबीले का सरदार हुआ करता था, और ये बताया जाता है जो वो कबीला था वो बिल्कुल ही अर्ध सभ्य कबीला था। यानी इतना असभ्य था, वो पशुओं का शिकार करते थे और उनको मारते थे, उनको खाते थे, उन्हीं का व्यापार भी करते थे, यहाँ तक कि मरे हुए इंसान का मांस भी खाते थे। कौन? ये मंगोलिया, यानी कि मंगोल जनजाति थी, ये खाते थे। अब देखिए, ये बताया जाता है इनमें सिर्फ स्त्री नैतिकता का भी अभाव था, और इनके बारे में ये भी बताया जाता है ये इतने करूर थे। और एक बार की बात है, समरकंद के ही एक शासक हुआ करते थे जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगवर्नी। और जलालुद्दीन मंगवर्नी एक बार मंगोलिया चला गया मंगोलिया को जीतने, और जलालुद्दीन मंगवर्नी ने क्या किया? चंगेज खां के छोटे भाई की हत्या कर दी। और जैसे ही हत्या की तो चंगेज खां अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जलालुद्दीन मंगवर्नी के पास गया, और जलालुद्दीन मंगवर्नी अपनी जान बचा के मंगोलिया से भारत की तरफ आके सिंध में छुप गया। चंगेज खां भी अपनी सेना लेके साथ के साथ में वो भी किसके पास में आ गया? सिंध के अंदर आ गया। अब जैसे ही सिंध पहुंचा तो सिंध पहुंच के जलालुद्दीन मंगवर्नी को ये पता चला यहाँ भारत का जो राजा है वो इल्तुतमिश है। तो यहाँ पे आके उसने क्या किया? दिल्ली में एक फरमान, एक लेटर भिजवा दिया इल्तुतमिश के पास मंगवर्नी ने, और उस लेटर में लिखा था मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं चंगेज खां, आप मेरी जान बचा लीजिए, मुझे शरण दे दीजिए दिल्ली के अंदर। लेकिन जैसे ही चंगेज खां को इस फरमान के बारे में पता चला तो चंगेज खां ने भी क्या किया? एक फरमान इल्तुतमिश के पास भिजवा दिया जिसमें यह लिखा हुआ था देखिए, जलालुद्दीन मंगवर्नी तो डेफिनेटली मरेगा ही मरेगा, लेकिन आपने उसकी सहायता करने की कोशिश की तो साथ में मैं आप पे भी अटैक कर दूंगा और दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो यहाँ पे इतिहासकारों का यह मानना है इल्तुतमिश ने सूझबूझ से काम लिया, सूझबूझ से काम लिया, और उसने मंगवर्नी की हत्या उसने जलालुद्दीन मंगवर्नी की सहायता करने से मना कर दिया। और चंगेज खान ने अपने वादे के अनुसार क्या किया? उसने वादा किया था अगर हेल्प नहीं करेंगे तो मैं भारत पे यानी दिल्ली पे अटैक नहीं करूंगा। और चंगेज खान ने सिंध में जलालुद्दीन मंगवर्नी को ढूंढ निकाला, उसकी हत्या कर दी और वापिस चला गया कहाँ पे? मंगोलिया। इसलिए आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है क्या भारत में पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ, किसने किया और किसके शासनकाल के अंदर ये किया गया था। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद देखिए आगे कंटिन्यू हम पढ़ते हैं, बात है 1230 की। देखिए ये भी अपने आप में कहानी है तो गौर से सुन लीजिए। 1230 में जो इल्तुतमिश है वो अपने बेटों और अपने बेटियों के साथ में ग्वालियर अभियान पर गया था।
अपने बच्चों के साथ में ग्वालियर के अभियान पर गया। आपको पता है ग्वालियर एमपी के अंदर पड़ता है। तो हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के 3 बेटे थे, एक का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, एक का नाम था बहराम शाह और एक का नाम था नसीरुद्दीन शाह, और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया। ये अपनी एक बेटी अपने 3 बेटों को लेके कहाँ गया? ग्वालियर अभियान पे। और जैसे ही ग्वालियर अभियान पर गया तो वहां पे जाके हिंदू जनता ने इसके 3 बेटों, इसकी बेटी और इस पे अटैक कर दिया। जैसे इस पे अटैक किया इल्तुतमिश अत्यधिक घायल हो गया। घायल अवस्था में देख के इल्तुतमिश का बड़ा बेटा नसीरुद्दीन इल्तुतमिश को बचाने के लिए युद्ध के मैदान में गया, तो वहां पे उसकी हत्या कर दी गई भारतीय जनता के द्वारा। तो हम पढ़ते हैं जैसे ही नसीरुद्दीन की हत्या हुई उसके 2 भाइयों ने देखा उसका पिता युद्ध के मैदान में घायल है और उसका भाई मारा गया है। तो बहराम शाह और रुकनुद्दीन फिरोज दोनों ने क्या किया? अपने पिता को घायल अवस्था में छोड़ के दिल्ली की तरफ भाग गए। लेकिन जब रजिया ने देखा उसका भाई मारा जा चुका है और उसका जो पिता है वो घायल अवस्था में गिरा हुआ है युद्ध मैदान के बीच, तो रजिया मैदान के बीच में गई और भारतीय जनता का सामना करके अपने पिता को वहां से निकाल के लेके दिल्ली लेके गई। इल्तुतमिश इतना ज्यादा घायल हो चुका था, वो बेड रेस्ट पे आ चुका था। जब वो बेड रेस्ट पे था उसके माइंड में एक ही बात थी, उसके 3 बेटों में से एक ही लायक बेटा था नसीरुद्दीन और वो मारा जा चुका है। अब 2 बेटे बचे हैं वो नालायक हैं, वो कभी भी अगर वो युद्ध मैदान में छोड़ के वापस आ सकते हैं तो वो कभी शासन को नहीं चला सकते। इसलिए इसके माइंड में आया क्यों नहीं काम करते हैं, इसकी एक ही बेटी लायक है जो इसको युद्ध मैदान से लेके आई रजिया। इसलिए इसने घोषणा कर दी, क्या इसने वसीयतनामा लिखवा दिया कि इसके मरने के बाद जो इस गद्दी का असल हकदार होगा वो इसकी बेटी होगी जिसका नाम है रजिया सुल्तान। और ये बेड रेस्ट पे था तो इसके माइंड में ये आया, इसने क्या किया? दिल्ली के अंदर अपने बेटे की याद में दिल्ली के अंदर अपने बेटे की याद में एक मकबरा बनवाया। अपने बेटे की याद में एक मकबरा बनवाया जिस मकबरे का नाम था नसीरुद्दीन का मकबरा। इसके बेटे का मकबरा था जिसका नाम था नसीरुद्दीन का मकबरा। ये चाहता था इसका बेटा सुल्तान बने लेकिन वो तो मारा जा चुका था, इसलिए इसने मकबरे का नाम ही क्या रखवा दिया? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसने इस मकबरे का नाम ही सुल्तानगढ़ी का मकबरा नाम रख दिया। अब देखिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन बना क्या है, तो आप ये याद रखेंगे ये भारत का पहला मकबरा था। आप याद रखेंगे ये भारत का पहला मकबरा था, भारत का पहला मकबरा था। अब देखिए आपको प्रीवियस क्लास में मैंने ये करवाया था भारत की पहली मस्जिद। तो देखिए भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद थी और ये भारत का पहला मकबरा था जो किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1236 के अंदर, ये इतना ज़्यादा घायल हो चुका था, इसकी 1236 के अंदर डेथ हुई, इसकी 1236 में मृत्यु हुई। और इसका खुद का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? कुतुब मीनार परिसर दिल्ली के अंदर है। तो हम पढ़ते हैं इसका जो खुद का जो मकबरा है वो दिल्ली के अंदर है और ये मकबरा कहाँ पे है? कुतुब मीनार परिसर के अंदर है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो कई बार या कभी कुतुब मीनार घूमने जाओ तो वहां पे देखना इल्तुतमिश का मकबरा भी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे इसकी डेथ हुई इसकी गद्दी के ऊपर इसका बेटा बैठा, जो नालायक इसका बेटा जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, ये गद्दी पर बैठा। इसके मरने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा जिसने 1236 में शासन किया था। अब देखिए जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, ये गद्दी पे खुद नहीं बैठा बल्कि इसी गद्दी के ऊपर इसकी माता ने बैठाया था। जैसे ही इल्तुतमिश की डेथ हुई तो रुकनुद्दीन फिरोज की माता यानी इल्तुतमिश की एक बेगम जिसका नाम था शाह तुर्कान, जिसका नाम था शाह तुर्कान। तो हम पढ़ते हैं शाह तुर्कान ने क्या किया? अपने इस नालायक बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, रजिया सुल्तान को पता चला, रजिया सुल्तान ने वसीयतनामा पढ़ा, उसको पता चला कि उसका पिता ये कह के गए थे अगला जो सुल्तान है वो रजिया बनेगी। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया? वो उन 40 तुर्क सरदारों के पास गई जो उसके पिता ने गठन किया था और रजिया सुल्तान ने दिल्ली के अमीरों के पास गई,
लाल वस्त्र धारण करके, क्योंकि इल्तुतमिश के समय में ये था जिस किसी को भी न्याय चाहिए वो लाल वस्त्र धारण करके राजा के पास जाता। तो रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन के 40 तुर्क सरदारों के पास गई और उन्हें जाके कहा मेरे पिता ने वसीयतनामे में लिखा था अगली जो सुल्तान है वो रजिया को बनाना है, लेकिन जो मेरी सौतेली माँ है उसने क्या किया, अपने बेटे को गद्दी पर बैठा दिया है। तो उसने दिल्ली के अमीर और उन 40 तुर्क सरदारों की सहायता से रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से उतरवा दिया और शाह तुर्कान की हत्या करवा दी और अगली जो शासिका बनी, अगला जो सुल्तान बना वो रजिया सुल्तान बनी। और अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में। एक इंटरेस्टिंग कहानी है, तो एक बार जल्दी से इसका ओवरव्यू ले लीजिए। हम पढ़ने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और हम पढ़ते हैं